शाम का वक्त था और सिडनी का समुद्र उस समय तक बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था जब मिया और नोरा अपनी स्पीड बोट लेकर थोड़ी देर के लिए खुले पानी की ओर निकल गईं, यह सोचकर कि वे 1-2 घंटे में आराम से वापस लौट आएंगी। लेकिन शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहने के बावजूद कुछ ही समय में हवा तेज होने लगी, लहरें ऊंची उठने लगीं और नाव को संभालना लगातार कठिन होता चला गया। इसी बीच मिया ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ टूटी फूटी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। न कोई साफ सिग्नल मिल पा रहा था और न ही किसी से ठीक से संपर्क हो पा रहा था। और थोड़ी ही देर बाद नाव का जीपीएस भी अचानक बंद हो गया, जिसके बाद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं रहा कि वे किस दिशा में बढ़ती जा रही हैं। तेज तूफान, उछलती लहरों और लगातार बहती हवा के बीच उनकी छोटी सी नाव बिना रुके बहती रही और यह हालात पूरे 5 घंटों तक बने रहे, जहां अंधेरा, बारिश और तेज झोंकों के बीच दोनों इतनी थक चुकी थीं कि होश संभालना मुश्किल हो गया था। सुबह के धुंधले उजाले में जब उनकी आंखें भारी थकान से खुलने लगीं, तभी एक जोरदार झटके के साथ नाव किसी चट्टान से टकराई और उसी झटके ने दोनों को पूरी तरह होश में ला दिया। जहां चारों ओर फैला हुआ अनंत समुद्र था और ठीक सामने एक छोटा सा अनजान टापू दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वे दोनों यह समझ ही नहीं पाईं कि वे किस जगह पर आ पहुंची हैं। फिर नोरा ने किसी तरह अपने टूटे हुए मोबाइल को चालू किया और पुराने सेव किए गए मैप डेटा की मदद से उस जगह का नाम सामने आया, हॉकिंस आइलैंड। जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि वे सिडनी से लगभग 600 किलोमीटर दूर बह चुकी थीं। इस सच्चाई को समझते ही माहौल एकदम भारी हो गया और नोरा ने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि अगर हम यहां फंस गईं तो क्या किसी को कभी पता भी चलेगा कि हम अब जिंदा हैं या नहीं। सुबह का शुरुआती समय उन्होंने इसी उम्मीद में बिताया कि शायद टापू के किसी हिस्से में कोई इंसान मिल जाए, इसलिए वे दोनों किनारे के सहारे काफी दूर तक चलती रहीं। लेकिन उन्हें न कोई नाव दिखाई दी, न किसी घर का निशान मिला और न ही किसी रास्ते का कोई संकेत। सामने बस काले पत्थर थे, घनी झाड़ियां थीं और बीच बीच में ऊंचे पेड़ खड़े थे। रेत पर चलते हुए उन्होंने ध्यान से पैरों के निशान देखे, लेकिन जहां जहां वे गईं वहां सिर्फ वही 2 जोड़ी निशान थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। किसी और के आने जाने का कोई भी संकेत नहीं मिला, जिससे यह साफ होता जा रहा था कि यह जगह पूरी तरह से सुनसान है। दोपहर तक सूरज तीखा हो चुका था, पानी पूरी तरह खत्म हो गया था और शरीर थकान से टूटने लगा था। लेकिन मन के अंदर अभी भी यह हल्की सी उम्मीद बची हुई थी कि शायद शाम तक कोई जहाज दिखाई दे जाए या दूर कहीं किसी शहर की रोशनी नजर आ जाए। शाम होते होते आसमान धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उन्होंने समुद्र की ओर दूर तक नजरें दौड़ाईं, लेकिन पानी के ऊपर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही फैलता चला गया, मानो वे दुनिया के उस हिस्से पर खड़ी हों जो किसी नक्शे से मिट चुका हो। रात पड़ने तक उन्हें यह बात साफ समझ में आ चुकी थी कि यहां न अभी कोई मौजूद है और न ही बहुत समय से कोई आया होगा, और फिलहाल उनकी पूरी दुनिया बस यही टापू और इसके चारों ओर फैला यह समुद्र रह गई है। अब प्यास लगातार असहनीय होती जा रही थी। नाव में रखी 2 छोटी बोतलें तूफान में बह चुकी थीं और जितना समय वे तट पर भटकने में लगा चुकी थीं, उतना ही शरीर का पानी भी खत्म हो चुका था। ऐसे में नोरा ने सुझाव दिया कि वे टापू के अंदर की ओर चलकर देखें, शायद कहीं मीठे पानी का कोई स्रोत मिल जाए। और इसी उम्मीद में दोनों थोड़ी चढ़ाई चढ़कर घनी झाड़ियों के बीच पहुंची, जहां एक जगह जमीन हल्की सी गीली दिखाई दी और उसमें से बहुत पतली सी पानी की धार रिसती हुई नजर आई। पानी पूरी तरह साफ नहीं था, उसमें मिट्टी के कण दिख रहे थे और ऊपर सूखे पत्ते तैर रहे थे, जिसे देखकर माया ने पहले मना किया और कहा कि ऐसा पानी पीने से बीमारी हो सकती है। लेकिन नोरा के होंठ सूख कर फट चुके थे और उसकी आवाज भी भारी हो चुकी थी। कुछ देर की बहस के बाद नोरा ने तय किया कि वह थोड़ा सा पानी पीकर देखेगी। उसने हाथ से मिट्टी हटाई, ऊपर तैरते पत्ते परे किए और सावधानी से कुछ घूंट भर लिए। शुरुआत में उसे सब ठीक लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे हल्का सा चक्कर आने लगा, सिर भारी होने लगा और दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगी, जिसे देखकर मिया घबरा गई। उसने उसे बैठाया और मन ही मन यह सोचकर कांप उठी कि अगर यह पानी उन्हें बीमार कर दे तो इस टापू पर डॉक्टर तो दूर,
कोई सलाह देने वाला भी नहीं है। यह उनका पहला बड़ा जोखिम था और उस हालात में वही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। अब अगली समस्या पूरी तरह उनके सामने थी और वह थी भूख, क्योंकि दिन भर की लगातार भागदौड़ के बाद उनके पास खाने के नाम पर वही थोड़ी बहुत चीज बची थी जो वे नाव पर हल्के स्नैक के लिए लाई थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो तूफान में बह चुकी थीं या फिर पानी में भीगकर पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं। समुद्र किनारे उन्हें कुछ छोटे छोटे केकड़े और टूटी हुई सीपियां जरूर दिखाई दी, जिसे देखकर नोरा के मन में यह ख्याल आया कि शायद इनमें से कुछ खाया जा सकता है, लेकिन न तो उन्हें इन्हें ठीक से साफ करने का तरीका आता था, न पकाने का कोई सुरक्षित इंतजाम था और न ही आग जलाने की सही स्थिति, क्योंकि लकड़ी गीली थी और हवा लगातार तेज चल रही थी। ऐसे में मियां ने नाव से कुछ प्लास्टिक की रस्सियां और एक मुड़ी हुई धातु की रॉड निकाली और उन्हें जोड़कर अस्थायी तौर पर मछली पकड़ने का हुक बनाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई ढंग की मछली हाथ नहीं लगी और मुश्किल से 2-3 बहुत छोटी मछलियां मिली, जिन्हें दोनों ने बराबर बांटकर सिर्फ इतना खाया कि जुबान को थोड़ा सा स्वाद मिल जाए। इससे पेट तो शांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए भूख का एहसास जरूर दब गया। शाम ढलते ढलते दोनों को यह बात साफ समझ में आने लगी थी कि अगर अगले 1-2 दिनों में उन्हें ठीक से खाने का कोई साधन नहीं मिला तो सिर्फ भूख ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। तूफान या लहरें नहीं, रात एक बार फिर नजदीक आ रही थी और खुले तट पर सोना न तो सुरक्षित था और न ही आराम देने वाला, क्योंकि हवा तेज थी और तापमान धीरे धीरे गिरने लगा था। तट से थोड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए उन्हें काले पत्थरों की एक लंबी दीवार जैसी संरचना दिखाई दी, जो किसी पुराने ज्वालामुखी के बहाव की तरह लग रही थी, जो ठंडा होकर सख्त हो चुका हो। और उसी दीवार में कुछ जगहों पर लंबी दरारें थीं जो अंदर की ओर खुलती दिख रही थीं, जैसे प्राकृतिक सुरंगें हों। टॉर्च की बची खुची रोशनी में उन्होंने एक बड़ी दरार के अंदर झांक कर देखा तो समझ आया कि यह सिर्फ छोटा सा छेद नहीं था, बल्कि अंदर की ओर जाती हुई एक गुफा जैसे रास्ते की शुरुआत थी, जिसकी दीवारों पर बहाव जैसे निशान थे, ऊपर नुकीली सी छत थी और भीतर अंधेरा गहराता चला जा रहा था। गुफा के मुहाने के पास पत्थरों पर कुछ खरोंच जैसे निशान भी दिखाई दिए, जो पहले तो साधारण घिसाव जैसे लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ निशान इतने सीधे और बार बार दोहराए हुए दिखे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां बनाया हो। माया को यह जगह भीतर से थोड़ी असहज महसूस हो रही थी, लेकिन नोरा ने यह कहते हुए उसे समझाया कि कम से कम यह जगह उन्हें हवा और बारिश से बचा सकेगी। और आखिरकार दोनों ने यह तय कर लिया कि फिलहाल यही उनका आश्रय होगा। गुफा के भीतर कदम रखते समय दोनों के मन में एक ही सवाल लगातार घूम रहा था कि क्या सच में यहां पहले कभी कोई नहीं आया, या फिर कोई आया तो सही, लेकिन सब कुछ छोड़कर कब का जा चुका है। पहली रात उन्होंने गुफा के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़कर वहीं रुकने का फैसला किया, जहां बाहर की हवा की आवाज कुछ कम जरूर हो गई थी, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, जबकि भीतर हल्की सी नमी की गंध फैली हुई थी और टॉर्च की कमजोर रोशनी दीवारों पर पड़कर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। थकान इतनी ज्यादा थी कि दोनों को लगा था कि वे तुरंत सो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, गुफा के भीतर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिन्हें पहले उन्होंने पानी टपकने की आवाज समझा, मगर कुछ ध्वनियां ऐसी भी थीं जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर बहुत धीरे से घसीटी जा रही हो। कभी ऐसा महसूस होता जैसे भीतर की गहराई में किसी ने हल्का सा कदम रखा हो और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाए, तो कभी ऐसा लगता जैसे हवा अंदर की ओर खिंच रही हो और कहीं दूर से कोई धीमी सी फुसफुसाहट लौट रही हो। माया ने धीमे स्वर में नोरा से पूछा कि क्या उसने भी यह आवाज सुनी, तो नोरा ने पहले तो उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए कहा कि शायद पत्थर खिसक रहे होंगे या हवा की वजह से ऐसा लग रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी पूरा भरोसा नहीं था। रात के कई घंटे इसी बेचैनी में बीतते चले गए। दोनों बीच बीच में उठकर गुफा के मुहाने की तरफ ध्यान लगाने लगती थीं कि कहीं बाहर कोई जानवर तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं, या फिर यह सब सिर्फ उनके थके हुए दिमाग का वहम है। नींद लगभग न के बराबर आई,
और सुबह होते होते उन्हें साफ तौर पर यह एहसास होने लगा कि अब सिर्फ भूख और प्यास ही नहीं, बल्कि यह जगह धीरे धीरे उनके दिमाग पर भी असर डालने लगी है। सुबह होते ही वे गुफा से बाहर निकलीं ताकि धूप में थोड़ी देर खड़ी हो सकें और आसपास पानी या खाने लायक कुछ ढूंढा जा सके। लेकिन गुफा का मुहाना नुकीले पत्थरों से भरा था और कई जगह जमीन ढलान वाली थी। नीचे उतरते समय नोरा का पैर फिसल गया और वह एक नुकीले पत्थर से टकराकर टखने के पास जोर से मुड़ गया, जिससे वह दर्द से चीख पड़ी और संतुलन खोकर वहीं बैठ गई। माया ने उसे संभालकर उठाने की कोशिश की, लेकिन नोरा का पैर ठीक से जमीन पर टिक नहीं पा रहा था। वह चल तो सकती थी, मगर बहुत धीमी रफ्तार से और लगातार दर्द सहते हुए। इसी दौरान माया की नजर गुफा के पास रेत और मुलायम मिट्टी पर बने कुछ निशानों पर पड़ी, जिनमें से कुछ उनके अपने जूतों के थे, जिन्हें वह पहचान गई। लेकिन उनसे थोड़ी दूरी पर कुछ और निशान भी थे, जो किसी भारी जूते जैसे लग रहे थे और जिनका आकार और पैटर्न दोनों से अलग था। माया ने धीरे से नोरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये निशान उनके नहीं हैं, जिस पर नोरा ने ध्यान से उन्हें देखा और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना बोली कि अगर यहां कोई और भी था तो फिर वह अब कहां गया। वे दोनों कुछ देर तक उन निशानों का पीछा करती रहीं, लेकिन कुछ ही मीटर आगे जाकर पत्थर शुरू हो गए और वहां निशान पूरी तरह गायब हो गए। फिर भी अब यह बात साफ हो चुकी थी कि या तो कभी पहले यहां कोई था या फिर हाल ही में किसी ने इस जगह पर कदम रखा है। इसी के साथ उनके दिमाग में एक नया डर जुड़ चुका था, यह कि वे इस टापू पर शायद पूरी तरह अकेली हों। यह जरूरी नहीं। दोपहर तक मौसम एक बार फिर बिगड़ने लगा। आसमान पर गहरे काले बादल घिर आए। हवा अचानक बहुत तेज हो गई और समुद्र की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और उग्र दिखाई देने लगी, जबकि टखने की चोट के कारण नोरा तेज चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए दोनों ने यह तय किया कि इस हालत में खुले तट पर रहने से बेहतर होगा कि वे तूफान गुफा के अंदर ही काटें। वे जल्दी जल्दी वापस गुफा के भीतर चली गईं, इस बार पहले से कुछ और अंदर की ओर, ताकि बाहर की हवा और बारिश सीधे उन तक न पहुंच सके। और कुछ ही देर में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी आवाज समुद्र की गर्जना के साथ मिलकर गुफा के अंदर तक गूंजने लगी। बरसते पानी का कुछ हिस्सा धीरे धीरे गुफा के फर्श तक भी पहुंचने लगा और पतली सी धाराओं के रूप में भीतर बहने लगा। ऐसे में टॉर्च की रोशनी और भी कम हो गई, क्योंकि बाहर हर बार चमकती बिजली गुफा की दीवारों पर अलग अलग आकृतियां बना रही थी। एक तेज बिजली कड़की और उसी पल 1 सेकंड के लिए गुफा की दूर की दीवार पर कुछ चलती हुई परछाई सी दिखाई दी, जैसे किसी इंसान का साइड प्रोफाइल दीवार के पास खड़ा हो, जिस पर माया ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उधर घुमा दी। लेकिन वहां सिर्फ गीली पत्थर की दीवार मौजूद थी। नोरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा कि क्या उसने भी वही देखा था या बस उसे ऐसा लगा। और मिया खुद यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वह सच था या सिर्फ बिजली, बारिश और थके हुए दिमाग का भ्रम। तूफान का शोर, गुफा की लगातार गूंज, भीतर आता पानी और इन अजीब परछाइयों का असर मिलकर अब इस जगह को सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक बंद कमरे जैसा बना चुके थे, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा था। 2 दिन से वे सिर्फ थोड़े बहुत केकड़े, मछली के छोटे छोटे टुकड़ों और संदिग्ध पानी के सहारे जिंदा थीं, जिससे उनका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था। चलने की ताकत घटती जा रही थी और सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी। नोरा का पैर अब तक ठीक नहीं हुआ था और अब उसे हल्का सा बुखार जैसा भी महसूस होने लगा था, जबकि मिया बार बार गुफा से बाहर जाकर कुछ खाने लायक ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन हर बार लगभग खाली हाथ ही लौटती थी। एक बार वह जब फिर से खाली हाथ लौटी तो निराशा और गुस्से में नोरा का संयम टूट गया और उसने उससे कह दिया कि इसी की वजह से वह इस ट्रिप पर आई थी, जबकि अगर वे उस दिन बाहर न निकलती तो आज सिडनी में अपने घर पर सुरक्षित होती, इस टापू पर फंसी हुई नहीं। माया को यह बात सुनकर गहरी चोट पहुंची, लेकिन वह भी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया कि तूफान किसी के प्लान में नहीं होता, और अगर वह नहीं कहती तो शायद नोरा खुद ही किसी और दिन यहां आने का फैसला कर लेती, और इस वक्त एक दूसरे को दोष देने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच भारी चुप्पी छा गई।
जिसमें गुस्सा, डर और भूख ने उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था। जबकि सच यह था कि इस हालत में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे की ही थी। इसी भावनात्मक टूटन ने यह साफ कर दिया कि उनका संघर्ष सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी था और दोनों ही मोर्चों पर वे धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थीं। अगले दिन दोपहर के समय माया की नजर समुद्र की ओर गई तो क्षितिज पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया जो पानी पर हल्का हल्का हिलता हुआ लग रहा था और पहली नजर में उसे लगा कि यह कोई नाव या जहाज हो सकता है। उसने तुरंत नोरा को बुलाया और दोनों ने ध्यान से देखा। वह आकृति सच में नाव जैसी लग रही थी, लेकिन बहुत दूर थी। फिर भी उनके अंदर कई दिनों बाद पहली बार उम्मीद जगी। उन्होंने बिना समय गंवाए स्मोक सिग्नल देने का फैसला किया और सूखी घास, कुछ लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा करके आग जलाई ताकि धुआं ऊपर उठ सके। कुछ देर तक धुआं सीधा आसमान की ओर जाता दिखा और उन्हें लगा जैसे वह काला धब्बा उनकी ओर थोड़ा बढ़ भी रहा हो। लेकिन कुछ ही समय बाद बादल और धुंध घनी हो गई और वह आकृति पूरी तरह आंखों से ओझल हो गई और उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि वह सच में कोई नाव थी या सिर्फ बहता हुआ मलबा। जो उम्मीद कुछ मिनटों के लिए जगी थी वह उतनी ही तेजी से टूट भी गई। स्मोक सिग्नल के बाद माया तट के एक ऐसे हिस्से की ओर गई जहां वे अब तक नहीं पहुंची थीं और वहीं उसे रेत में आधा दबा हुआ एक बड़ा धातु का कंटेनर मिला जो जंग से नारंगी भूरा हो चुका था। पास जाकर उसने उस पर लिखे फीके अक्षर पढ़े, मरीन रिसर्च यूनिट 21 और नीचे हल्के से निशान कॉमनवेल्थ प्रोजेक्ट। कंटेनर का लॉक टूटा हुआ था जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे खोला हो और अंदर उसे कुछ खाली बॉक्स, टूटे उपकरण, पुरानी पैकिंग और एक छोटा सा सील बंद डिब्बा मिला जिसमें इमरजेंसी मेडिकल किट और 2-3 एनर्जी बार अब भी इस्तेमाल करने लायक थे। एक कोने में प्लास्टिक कवर में कुछ कागज भी मिले जिन्हें देखकर पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि इस टापू पर कभी संगठित तरीके से कोई रिसर्च काम हुआ था। रात को गुफा में लौटकर मिया ने वह कागज नोरा को दिखाए जिनमें एक पन्ने पर हाथ से बना हुआ एक रफ मैप था जिसमें टापू के अंदर की ओर कुछ जगहें चिन्हित थीं और एक जगह पर छोटा सा गोला बनाकर लिखा था कॉम स्टेशन। नोरा का पैर अभी भी चलने नहीं दे रहा था। तब मिया ने धीरे से कहा कि अगर यहां सच में कोई कम्युनिकेशन स्टेशन हुआ तो शायद वहां कोई पुराना रेडियो मिल सके जो उनकी मदद बुलाने का एकमात्र जरिया बन सकता है। नोरा ने उसे अकेले जाने से मना किया और कहा कि अगर उसे रास्ते में कुछ हो गया तो वह यहां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन माया यह साफ समझ चुकी थी कि यहां बैठकर इंतजार करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। आखिरकार यह तय हुआ कि अगली सुबह मिया अकेले टापू के अंदर जाएगी और नोरा गुफा में ही रहेगी। यह अब तक का उनका सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन शायद यही आखिरी उम्मीद भी थी। अगली सुबह मिया मैप लेकर अकेली निकल पड़ी। तट से हटते ही टापू का रूप पूरी तरह बदल गया। घने पेड़, उलझी झाड़ियां और कुछ जगहों पर घास में दबे पुराने रास्तों जैसे निशान। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद उसे जंग लगे बड़े बड़े धातु के ड्रम दिखाई दिए जिन पर धुंधले वार्निंग सिंबल बने थे और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे टूटी फूटी कंक्रीट इमारतें मिली जिनकी खिड़कियां टूटी थीं और दरवाजे आधे लटके हुए थे। अंदर पुराने तार, टूटे पैनल, जला हुआ नोटिस बोर्ड और बिखरे उपकरण पड़े थे जिसे देखकर साफ लग रहा था कि यहां से कभी बहुत जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ा गया था। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि यह सच में एक पुराना रिसर्च कैंप था जिसे अचानक खाली किया गया था। मैप के आखिरी निशान के अनुसार वह एक संकरी पगडंडी से ऊपर चढ़ी और वहां उसे एक छोटा सा टावर दिखा जिसके ऊपर पुराने एंटेना अब भी लगे थे, हालांकि ज्यादातर टेढ़े हो चुके थे। टावर के नीचे एक छोटी सी कंट्रोल रूम थी, आधा खुला दरवाजा, अंदर जंग लगे उपकरण और फर्श पर बिखरे कागज। उसी में उसे एक मोटा सा फोल्डर मिला जिस पर साफ लिखा था इवैक्यूएशन बायो रिस्क लेवल 3। अंदर कंटेमिनेशन, अनकंट्रोल्ड स्प्रेड और फुल इवैक्यूएशन जैसे शब्द बार बार लिखे थे और एक पन्ने पर रिकमेंडेशन थी कि इस आइलैंड को पब्लिक मैप्स से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित किया जाए। माया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कंट्रोल पैनल पर
इमरजेंसी रेडियो को चालू किया। कुछ कोशिशों के बाद रेडियो में हल्की सी जान आई और उसने लगातार डिस्ट्रेस कॉल भेजना शुरू किया। अब सवाल सिर्फ इतना था, कोई सुन रहा है या नहीं। कई मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक क्रैकलिंग के बीच एक अनजान आवाज सुनाई दी, जिसने उसकी लोकेशन और हालत के बारे में पूछा। मिया ने जल्दी जल्दी सब बताया, नाव, तूफान, हॉकिंस आइलैंड और पुराना रिसर्च बेस। लाइन के उस पार कुछ देर खामोशी रही। फिर जवाब आया कि वे उसका सिग्नल ट्रेस कर रहे हैं और मौसम ठीक हुआ तो हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। शाम ढलते ढलते जंगल और समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। माया पूरी ताकत से गुफा की ओर भागी और नोरा को संकेत दिया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे हॉवर करने लगा और नीचे उतरने वाली टीम ने सुरक्षात्मक सूट्स पहन रखे थे, जैसे वे किसी कंटामिनेशन जोन में आए हों। माया और नोरा को स्ट्रेचर पर रखा गया और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आइलैंड से ऊपर उठने लगा। होश आने पर माया खुद को एक सफेद शांत कमरे में पाती है, जहां खिड़की के बाहर समुद्र नहीं बल्कि एक शहर दिखाई दे रहा था। बाद में उसे बताया गया कि वह न्यूजीलैंड की कोस्ट के पास एक सिक्योर मेडिकल यूनिट में है। डॉक्टरों ने उससे बार बार वही सवाल पूछे, क्या खाया, क्या पानी पिया, गुफा में कितना समय रही, किसी पुराने उपकरण को छुआ या नहीं। कुछ समय बाद 2 लोग फॉर्मल कपड़ों में आए और बहुत शांत लहजे में बताया कि हॉकिंस आइलैंड वर्षों से रिस्ट्रिक्टेड जोन है और वहां हुई रिसर्च की जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती। उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया गया, जिसमें लिखा था कि वह इस आइलैंड, रिसर्च बेस और वहां मिले किसी भी दस्तावेज के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताएगी। माया ने नोरा के बारे में पूछा। जवाब मिला, वह ऑब्जर्वेशन में है। कई हफ्तों बाद जब मिया सिडनी लौटी तो उसने इंटरनेट पर हॉकिंस आइलैंड मरीन रिसर्च यूनिट 21 सर्च किया, लेकिन उसे सिर्फ सामान्य समुद्री डेटा और बेकार लिंक्स मिले। न आइलैंड का कोई रिकॉर्ड, न किसी प्रोजेक्ट का नाम। और आज भी जब कभी रात गहरी होती है, उसे गुफा की वे अजीब आवाजें याद आती हैं। और वही सवाल भी, क्या वे सच में वहां अकेली थीं या आइलैंड ने बस उतना ही दिखाया जितना उसे दिखाना था। अगर आपको ऐसी सच्ची सर्वाइवल कहानियां पसंद आती हैं तो द जियो वाइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी और अनसुनी सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें।